क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जिंदगी अचानक आपको वह चीज लौटा देती है जिसकी कमी में आपने सालों काट दिए हों, तो सबसे ज्यादा डर उस चीज के लौटने से ही लगता है? क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, सीधे दिल के उन कोनों में उतर जाती हैं जहां हमने सच को दबा कर रखा होता है। यह कहानी उसी आवाज की है, और उन रिश्तों की जो आवाज आने के बाद बेनकाब हो जाते हैं। सुनाई वापस आने की कहानी। और रिश्तों के सच की। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग फैल चुका था, और हवाओं में सर्दी की पहली दस्तक घुली हुई थी। दिल्ली के एक पुराने लेकिन अब भी संभले हुए मोहल्ले में एक 3 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास बैठी थी शारदा मिश्रा। उम्र करीब 67 साल। सफेद होते बाल, लेकिन आंखों में अभी भी एक अजीब सी जागी हुई चमक। खिड़की के बाहर सड़क पर बच्चे खेल रहे थे। कोई साइकिल चला रहा था, कोई मां की आवाज पर दौड़ता हुआ घर जा रहा था। शारदा यह सब देख रही थी, लेकिन सुन नहीं पा रही थी। पिछले 20 सालों से उसकी दुनिया ऐसी ही थी, चलती हुई, हंसती हुई, बोलती हुई, लेकिन बिना आवाज के। 20 साल पहले एक मामूली सा बुखार, फिर गलत दवा, और फिर धीरे धीरे कानों की दुनिया हमेशा के लिए बंद हो गई। डॉक्टरों ने तब कहा था, शायद कुछ सालों में टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। लेकिन साल बीतते गए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, और शारदा की उम्मीदें हर साल थोड़ा और पीछे छूटती चली गईं। उसने सीख लिया था बिना आवाज के जीना, लिप रीडिंग, इशारों की भाषा, आंखों के भाव पढ़ना। लेकिन एक चीज वह कभी नहीं सीख पाई, लोगों के मन की आवाज पहचानना। उसके पति रमेश मिश्रा रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर समय घर पर रहते थे। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वह एक आदर्श पति हैं, पत्नी का ध्यान रखने वाले, डॉक्टर के चक्कर लगाने वाले, हर जगह साथ रहने वाले। लेकिन शारदा जानती थी, कई बार साथ रहना भी दूरी पैदा कर देता है। रमेश उसे बोलकर समझाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज में चिढ़ आने लगी थी। एक ही बात बार बार दोहरानी पड़ती थी। कभी वह समझ नहीं पाती थी, कभी गलत समझ लेती थी, और हर गलत फहमी के बाद रमेश की आंखों में एक सवाल उभर आता था, कब तक? शारदा ने यह सवाल उनके होठों पर कई बार पढ़ा था। कभी सीधे नहीं कहा गया, लेकिन खामोशी में बहुत कुछ कहा जाता है। उनका बेटा अमित, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, स्मार्ट, पढ़ा लिखा, और अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त। बहू नेहा, शुरुआत में बहुत प्यारी, बहुत समझदार, बहुत केयरिंग। शुरुआत में जब अमित और नेहा की शादी हुई थी, तब शारदा को लगा था कि अब शायद उसकी दुनिया थोड़ी रंगीन हो जाएगी। घर में नई हंसी आएगी, नई बातें होंगी। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगी कि नई हंसी में उसके लिए जगह कम होती जा रही है। नेहा जब बात करती थी तो बहुत साफ साफ बोलती थी, ज्यादा लिप मूवमेंट, ज्यादा एक्सप्रेशन। लेकिन उसके चेहरे पर वह अपनापन नहीं था, जो आवाज के बिना भी महसूस हो जाए। कई बार शारदा ने महसूस किया कि नेहा और अमित उसके सामने कुछ और बोलते हैं, और उसके पीछे कुछ और, लेकिन बिना आवाज के। शक भी अधूरा ही रहता है। उस शाम शारदा खिड़की के पास बैठी थी। तभी रमेश कमरे में आए। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने लिफाफा शारदा के हाथ में रखा और इशारों से बताया, डॉक्टर की रिपोर्ट। शारदा के हाथ हल्के से कांप गए। उसने लिफाफा खोला। नई सर्जरी, नई तकनीक, जोखिम, सिर्फ 35% सफलता की संभावना। लेकिन अगर सफल हुई तो सुनाई वापस आ सकती है। शारदा ने रमेश की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता थी, डर था, और कहीं ना कहीं राहत भी, जैसे यह जिम्मेदारी उनके सिर से उतर जाए। अमित को जब बताया गया तो उसने सीधा मना कर दिया। उसके होठों की हरकत साफ थी, इस उम्र में रिस्क लेना बेवकूफी है। नेहा ने भी हामी भरी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वह हिसाब लगा रही हो। खर्च, देखभाल, समय और झंझट। शारदा ने कुछ नहीं कहा। वह बस सबके चेहरे देखती रही, और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अगर जिंदगी ने उसे एक मौका दिया है तो वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सच सुनने के लिए होगा। सर्जरी का दिन आया। अस्पताल की सफेद दीवारें, मशीनों की लाइट, और नर्सों के होंठ हिलते हुए। शारदा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था।
ऑपरेशन के बाद जब वह होश में आई तो सबसे पहले उसने एक अजीब सी चीज महसूस की। एक कंपन, जैसे हवा में कुछ हिल रहा हो। नर्स ने उसका नाम लिया और अचानक शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। वह आवाज थी, कच्ची, अधूरी, लेकिन असली। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी, अपनी सांस सुनी, और दूर कहीं किसी ट्रॉली के पहियों की आवाज। उसकी जिंदगी में आवाज लौट आई थी, लेकिन आवाज के साथ जो सच लौटने वाला था, उसके लिए वह तैयार नहीं थी। वह रात शारदा के लिए अजीब थी। आवाजें वापस आ चुकी थीं, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। लगता था जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा खुला हो, और उसके पीछे सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि धूल, सच और दबे हुए राज भी भरे हों। रिकवरी रूम में रमेश बैठे थे। वह कुछ बोल रहे थे, लेकिन इस बार शारदा सिर्फ उनके होंठ नहीं देख रही थी, वह उनकी आवाज सुन रही थी। अब ठीक हो जाओगी, रमेश ने कहा। आवाज में अपनापन कम था, औपचारिकता ज्यादा। शारदा ने उनकी तरफ देखा। उस पल उसे समझ आया कि कुछ रिश्ते आदत से चलते हैं, एहसास से नहीं। अमित और नेहा भी आए। नेहा ने बहुत उत्साह से कहा, मम्मी जी, बहुत खुशी हो रही है। थैंक गॉड सब ठीक रहा। शारदा ने उसकी आवाज सुनी। मीठी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी राहत छुपी हुई थी, जैसे कोई बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो, पूरी तरह उतरा नहीं। अमित ने पूछा, अब सुनाई दे रहा है? उसके सवाल में जिज्ञासा कम और चिंता ज्यादा थी। शारदा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसी पल उसने एक और फैसला कर लिया। वह अभी किसी को नहीं बताएगी कि वह पूरी तरह सुन सकती है। वह देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी, बिना किसी मुखौटे के। डिस्चार्ज के बाद घर लौटते वक्त कार में अजीब सी चुप्पी थी। रेडियो चल रहा था, एक पुराना गीत बज रहा था। शारदा ने आंखें बंद की। पहली बार उसने महसूस किया कि संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं होता, वह यादें होता है। रमेश ने रेडियो बंद कर दिया। ज्यादा आवाज ठीक नहीं, उन्होंने कहा। शारदा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि यह आवाज से ज्यादा नियंत्रण की बात है। घर पहुंचते ही नेहा ने बहुत अच्छे से सब इंतजाम किए। कमरा साफ, दवाइयां टेबल पर, सूप तैयार। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन रात के खाने के बाद जब शारदा अपने कमरे में लेटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला था, उसने पहली बार वह सुना जो उसने कभी नहीं सुना था। ड्राइंग रूम से अमित की आवाज आई। अब ये सब फिर से शुरू हो गया, नेहा ने जवाब दिया। मैं तो पहले से ही कह रही थी, इस उम्र में ये सर्जरी सही नहीं है। शारदा की सांस रुक गई। वह हिली नहीं, बस सुनती रही। अब देखो, अमित बोला, अगर सुनने लग गई तो हर बात में टोकेंगी। पहले कम से कम शांति थी। शांति। 20 साल की खामोशी को वह शांति कह रहा था। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, और अगर पूरी तरह ठीक हो गई तो हमें प्लान बदलना पड़ेगा। कौन सा प्लान? अमित ने पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर नेहा की आवाज, वही, फ्यूचर वाला। शारदा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी बाकी है, रिश्तों का। अगले कुछ दिन शारदा ने बहुत ध्यान से बिताए। वह जानबूझकर ऐसे बर्ताव करती जैसे उसे कम सुनाई देता हो, कभी गलत समझती, कभी दोहराने को कहती, और हर बार लोगों का धैर्य कम होता गया। नेहा की आवाज में झुंझलाहट बढ़ने लगी। अमित बात करते हुए मोबाइल देखने लगा। रमेश ज्यादा समय बालकनी में रहने लगे। एक दोपहर जब शारदा रसोई से पानी लेने आई, उसने नेहा को फोन पर बात करते सुना। हाँ मम्मी, नेहा कह रही थी। अब फिर से वही सब शुरू हो गया है। हर चीज में टाइम, एनर्जी, और अमित वैसे भी ऑफिस में परेशान है। फोन के दूसरी तरफ क्या कहा गया, शारदा नहीं जानती, लेकिन नेहा का अगला वाक्य साफ था। हाँ, वही, सीनियर लिविंग वाले ऑप्शन पर सोच सकते हैं। शारदा का हाथ कांप गया। गिलास से पानी छलक गया। उसने तुरंत खुद को संभाला। आवाज वापस आई थी, कमजोरी वापस नहीं। उस रात उसने पहली बार डायरी खोली, सालों से खाली पड़ी डायरी। उसने लिखा, अगर मैं अब भी चुप रही तो ये चुप्पी मेरी नहीं रहेगी, कोई और इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगले दिन शारदा ने एक पुराना नंबर निकाला, अपनी कॉलेज की सहेली सुधा। सुधा अब एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी, जहां बुजुर्गों के अधिकारों पर काम होता था। जब शारदा ने सब बताया तो फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। फिर सुधा बोली, शारदा,
सुनाई वापस आना सिर्फ मेडिकल चमत्कार नहीं है, ये तुम्हें खुद को बचाने का मौका है। उन शब्दों ने शारदा को हिला दिया। अब वह सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक औरत थी जो अपनी आवाज दोबारा पा चुकी थी। और जो आवाज वापस पाता है, वह चुप रहने के लिए नहीं होता। सुधा से बात करने के बाद शारदा देर तक खिड़की के पास बैठी रही। बाहर वही रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। दूध वाला घंटी बजाकर निकल रहा था। सामने वाले घर में किसी का टीवी जोर से चल रहा था। और कहीं दूर मंदिर की आरती की आवाज हवा में घुल रही थी। 20 साल बाद यह सब उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन अब हर आवाज उसके भीतर एक सवाल छोड़ जाती थी। क्या यह आवाज मेरे साथ है या मेरे खिलाफ? शाम को अमित ऑफिस से लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी और उस थकान में चिड़चिड़ापन छुपा हुआ था। माँ, डॉक्टर ने कहा था ज्यादा आराम, उसने कहा। आवाज में चिंता कम, आदेश ज्यादा था। शारदा ने सिर झुका लिया। वह जानती थी अभी सच बोलना सही समय नहीं है। रात के खाने पर रमेश ने कहा, शारदा, तुम्हें अब कुछ चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। उम्र हो रही है। उम्र? जैसे उम्र इंसान को इंसान से कम और जिम्मेदारी से ज्यादा बना देती है। नेहा ने तुरंत बात संभाली। हम सब आपकी भलाई ही चाहते हैं मम्मी जी। शारदा ने उसकी आवाज सुनी। बहुत सधी हुई, बहुत संभली हुई। वह मुस्कुराई, क्योंकि अब वह सिर्फ शब्द नहीं, शब्दों के पीछे की नीयत भी सुन पा रही थी। अगले कुछ हफ्तों में शारदा ने एक पैटर्न नोटिस किया। जब भी पैसों की बात होती, नेहा की आवाज तेज हो जाती। जब भी भविष्य की बात होती, अमित की आवाज भारी हो जाती। एक दिन दोपहर को शारदा जानबूझकर ड्राइंग रूम में बैठी रही। टीवी बंद था, घर में शांति थी। अमित और नेहा किचन में थे। उन्हें लगा शारदा सो रही है। अगर हम इस घर को बेच दें, नेहा बोली, तो छोटा सा फ्लैट ले सकते हैं। मम्मी जी के लिए भी आसान रहेगा। और बाकी पैसे? अमित ने पूछा। इन्वेस्ट कर देंगे, नेहा ने कहा। तुम्हारे बिजनेस में, आखिर फैमिली के लिए ही तो है। शारदा ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया, यही घर उसने रमेश के साथ मिलकर एक एक ईंट जोड़कर बनाया था। हर दीवार में उसकी मेहनत की आवाज थी। अब वही दीवारें किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन रही थीं। उस रात उसने सुधा को फिर से फोन किया। इस बार आवाज में डर नहीं था, साफी थी। सुधा ने कहा, शारदा, तुम्हें सब कुछ डॉक्यूमेंट करना होगा। आवाजें, बातें, फैसले, सब। मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती, शारदा बोली। लेकिन अगर तुम चुप रहीं, सुधा ने कहा, तो वे तय करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। वह लाइन शारदा के दिल में उतर गई। अगले दिन से शारदा बदल गई। बाहर से वही शांत, वही धीमी, लेकिन अंदर से सजग। वह बातें सुनती, याद रखती, कभी कभी मोबाइल रिकॉर्डर ऑन कर देती, कभी डायरी में लिख लेती। उसे ये करते हुए अजीब लगता था, क्योंकि वह अपने ही घर में सबूत जमा कर रही थी। लेकिन उसने खुद से कहा, यह घर है, जेल नहीं, और मैं कैदी नहीं हूं। एक शाम जब रमेश बालकनी में खड़े थे, शारदा उनके पास गई। धीरे से बोली, अगर कभी मुझे अकेले रहने की जरूरत पड़ी तो? रमेश चौंक गए। यह कैसी बात कर रही हो? बस पूछ रही हूं, शारदा ने कहा। रमेश कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अब सब अमित नेहा के हिसाब से ही चलेगा। उस पल शारदा को एहसास हुआ, कुछ रिश्ते उम्र के साथ कमजोर नहीं होते, वे जिम्मेदारी के डर से टूटते हैं। उसी रात उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, डायरी खोली और पहली बार साफ साफ लिखा, मैं बोझ नहीं हूं, मैं इतिहास हूं। अगले हफ्ते डॉक्टर का फॉलोअप था। अमित और नेहा दोनों जाने वाले थे। नेहा ने कहा, डॉक्टर से बात मैं कर लूंगी। शारदा ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था, यह अपॉइंटमेंट सिर्फ मेडिकल नहीं होगा, यह सच का होगा। उस सुबह जब वह तैयार हो रही थी, उसने आईने में खुद को देखा। सफेद बाल, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। वह जानती थी, सुनाई वापस आने का मतलब सिर्फ आवाज सुनना नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद को सुनना। और जो खुद को सुन लेता है, वह फिर किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं बनता। अस्पताल की इमारत हमेशा की तरह ठंडी और बेरंग लग रही थी। सफेद दीवारें, हल्की दवा की गंध और लोगों के कदमों की मिली-जुली आवाजें।
शारदा व्हील चेयर पर बैठी थी। अमित उसे धक्का दे रहा था और नेहा फाइलें संभाल रही थी। डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठते हुए नेहा ने कहा, मम्मी जी, अगर डॉक्टर कुछ पूछें तो मैं बता दूंगी। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। शारदा ने हल्की मुस्कान दी। वह समझ गई थी, बोलने से ज्यादा जरूरी था सही समय पर बोलना। डॉक्टर मेहरा ने उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने रिपोर्ट देखी, कुछ सवाल पूछे, फिर शारदा की तरफ देखकर बोले, आपको अब कैसा लग रहा है? शारदा ने जानबूझकर थोड़ा रुककर जवाब दिया, ठीक है। अमित तुरंत बोला, डॉक्टर, कभी कभी मम्मी कंफ्यूज हो जाती हैं, आवाजों से घबरा जाती हैं। नेहा ने भी जोड़ दिया, हाँ, और अकेले रहने में दिक्कत होती है। डॉक्टर ने शारदा की आंखों में देखा, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। क्या आप खुद कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। शारदा ने गहरी सांस ली। उस पल उसे सुधा के शब्द याद आए, अगर तुम चुप रहीं तो वे तय करेंगे। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मैं सब सुन रही हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित का हाथ व्हील चेयर पर कस गया। नेहा की फाइल नीचे गिरते गिरते बची। मैं सिर्फ सुन नहीं रही, शारदा ने आगे कहा, मैं समझ भी रही हूं। डॉक्टर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। फिर आप हमें बताइए, उन्होंने कहा। शारदा ने बैग से छोटा सा रिकॉर्डर निकाला, टेबल पर रखा और प्ले बटन दबाया। नेहा की आवाज कमरे में गूंजने लगी, सीनियर लिविंग का ऑप्शन देखना पड़ेगा। घर बेच देंगे तो सब आसान हो जाएगा। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर की भौहें तन गईं। यह क्या है? डॉक्टर ने सख्ती से पूछा। शारदा की आवाज पहली बार कांपने के बजाय स्थिर थी। यह वो बातें हैं जो तब होती हैं जब उन्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती। डॉक्टर ने अमित और नेहा की तरफ देखा। क्या यह सच है? नेहा ने जल्दी से कहा। डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ उनकी भलाई। भलाई का मतलब नियंत्रण नहीं होता। डॉक्टर ने बीच में काट दिया। शारदा ने महसूस किया, पहली बार कोई उसके लिए खड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं यह मामला आगे भी रिपोर्ट कर सकता हूं। अमित चुप था। नेहा की आंखों में गुस्सा और डर एक साथ थे। घर लौटते वक्त कार में कोई नहीं बोला। रेडियो बंद था। शारदा ने बाहर देखा। शहर वही था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। घर पहुंचकर रमेश ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर के पास? नेहा ने जल्दी से कहा, सब ठीक है। शारदा ने पहली बार साफिया आवाज में कहा, सब ठीक नहीं है। रमेश चौंक गए। उन्होंने शारदा की तरफ देखा, जैसे पहली बार देख रहे हों। मैं सुन सकती हूं, शारदा बोली, और मैं समझ भी सकती हूं। उस शाम घर में जो खामोशी छाई, वह किसी बीमारी की नहीं थी, वह शर्म की थी। रमेश ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था। शारदा ने उनकी तरफ देखा। न पता होना भी एक चुनाव होता है, उसने कहा। उस रात नेहा अपने कमरे में बंद रही। अमित देर तक बालकनी में टहलता रहा और शारदा ने चैन की नींद ली, क्योंकि पहली बार वह अपनी ही जिंदगी में मेहमान नहीं थी। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे, लेकिन बातें बहुत कम थीं। पहले जहां नेहा निर्देश देती थी, किसे क्या खाना है, क्या दवा लेनी है, अब वहां एक अजीब सी झिझक थी। शारदा चुपचाप चाय पी रही थी। वह अब चुप इसलिए नहीं थी कि उसे सुनाई नहीं देता, वह चुप इसलिए थी क्योंकि अब उसे सब सुनाई देता था। अमित ने अखबार पलटा, बार बार वही पन्ना, जैसे शब्द दिख रहे हों, समझ नहीं आ रहे। माँ, उसने आखिरकार कहा, कल जो हुआ, हमें बात करनी चाहिए। शारदा ने उसकी तरफ देखा। जब तुम बातें कर रहे थे, उसने शांत स्वर में कहा, तब भी मैं सुन रही थी। फर्क बस इतना है कि तब तुम जानते नहीं थे। उस एक वाक्य में 20 साल की दूरी सिमट आई थी। नेहा ने कप मेज पर रखा। हमने कभी आपका बुरा एक नहीं चाहा, उसने कहा। आवाज में सफाई थी, पछतावा नहीं। बुरा चाहने के लिए जहर जरूरी नहीं होता, शारदा बोली। कभी कभी उपेक्षा भी काफी होती है। रमेश सब सुन रहे थे। उनका चेहरा झुका हुआ था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि चुप रहना भी एक तरह की भागीदारी होती है। दोपहर में सुधा आई। साधारण कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उसने शारदा का हाथ पकड़ा। अब आगे क्या चाहती हो? सुधा ने पूछा।
शारदा ने बिना हिचक कहा, इज्जत, और अपना फैसला खुद लेने का हक। उस दिन पहली बार रिश्तों की शर्तें बदलीं। अमित को समझ आया कि माँ सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, एक स्वतंत्र इंसान है। नेहा को समझ आया कि नियंत्रण प्यार नहीं होता, और रमेश को समझ आया कि साथ रहने का मतलब साथ खड़ा होना भी होता है। कुछ हफ्तों बाद घर में नियम तय हुए। कोई फैसला शारदा की मर्जी के बिना नहीं होगा। उसके पैसे, उसका घर, उसकी जिंदगी, सब पर उसका हक रहेगा। शारदा ने भी एक फैसला लिया। वह साइन लैंग्वेज की क्लास लेने लगी। अब वह उन लोगों के साथ जुड़ना चाहती थी जो उसकी तरह कभी खामोश रहे थे। एक शाम कॉलोनी की एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। बोली, आपकी कहानी सुनी है, हिम्मत मिलती है। शारदा मुस्कुराई। हिम्मत हमेशा थी, उसने कहा, बस आवाज नहीं थी। रात को वह बालकनी में बैठी। हवा में मंदिर की घंटी घुल रही थी, बच्चों की हंसी गूंज रही थी, और दूर कहीं किसी ट्रेन की सीटी। शारदा ने आंखें बंद कीं। अब हर आवाज उसे डराती नहीं थी। अब हर आवाज उसे याद दिलाती थी कि वह जिंदा है, और जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। जिंदा होने का मतलब होता है सुना जाना। समय धीरे धीरे अपनी चाल चलने लगा। अब घर में शोर कम था, पर संवाद ज्यादा था। शारदा सुबह जल्दी उठती, खिड़की खोलती और जानबूझकर कुछ पल बस सुनती रहती। चिड़ियों की आवाज, दूर से आती सब्जी वाले की पुकार, और अपने ही दिल की धड़कन। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह सुन सकती है। उसे बस जीना था। एक दिन नेहा उसके कमरे में आई, बिना बताए, बिना तैयारी के। मम्मी जी। उसकी आवाज में पहली बार डर नहीं, असमंजस था। मैंने कभी ऐसे घर में रहना नहीं सीखा जहां मेरी बात अंतिम न हो। शारदा ने उसे देखा, लंबे समय बाद, एक बहू की तरह नहीं, एक इंसान की तरह। तुम्हें डर लगता है, शारदा बोली, कि अगर नियंत्रण गया तो अहमियत भी चली जाएगी। नेहा की आंखें भर आईं। वह कुछ नहीं बोली। लेकिन याद रखना, शारदा ने कहा, रिश्ते सत्ता से नहीं, संवेदना से चलते हैं। वह दिन नेहा के लिए आसान नहीं था, लेकिन शायद जरूरी था। अमित भी बदल रहा था। वह अब माँ से पहले पूछता, फिर तय करता, और कई बार बस पूछता, तय नहीं करता। एक शाम उसने कहा, माँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको कहीं और शिफ्ट कराने की सोच भी बंद कर सकता हूँ। शारदा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं चाहूं तो कल चली जाऊं, और चाहूं तो यहीं रहूं। मुद्दा जगह का नहीं, अधिकार का है। अमित ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था। रमेश के लिए ये सब सबसे कठिन था, क्योंकि उसे अपने ही डर का सामना करना पड़ रहा था। अकेले रह जाने का डर। एक रात उसने कहा, अगर तुम अलग रहने लगी तो। शारदा ने बहुत धीरे कहा, अलग रहना छोड़ा जाना नहीं होता। उस रात रमेश बहुत देर तक जागते रहे। कुछ महीनों बाद शारदा ने कॉलोनी में एक छोटी सी मीटिंग रखी। बुजुर्ग महिलाएं आईं। कुछ चुप थीं, कुछ टूटी हुई। शारदा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। पूरी नहीं, बस उतनी जितनी जरूरी थी। अगर कोई आपको यह महसूस कराए, उसने कहा, कि आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तय नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए समस्या आपकी नहीं है। कई आंखों में पानी था, कुछ में राहत। उस दिन शारदा को लगा, उसकी आवाज अब सिर्फ उसके लिए नहीं है। रात को वह डायरी लिख रही थी। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि मैं सुन नहीं पाती थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जब सुनाई देने लगा तो सच्चाई सुनाई दी। डायरी बंद करते वक्त उसने हल्की सांस ली। अब उसे किसी से डर नहीं लगता था, ना आवाज से, ना खामोशी से, ना रिश्तों से, क्योंकि उसने सीख लिया था, जो खुद को सुनना सीख ले, उसे कोई चुप नहीं करा सकता। एक सुबह शारदा को एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई। अजनबी नहीं थी, कॉलोनी की उसी बुजुर्ग महिला की थी जो मीटिंग में सबसे पीछे बैठी रही थी। उसने लिखा था, मैंने पहली बार अपने बेटे से सवाल पूछा। वह नाराज हुआ, लेकिन मैं आज भी डर के बजाय हल्की महसूस कर रही हूं। शारदा ने चिट्ठी को मोड़कर डायरी में रख लिया। यह उसकी जीत नहीं थी, यह किसी और की शुरुआत थी। उस दिन दोपहर को वह अकेले बाहर गई, बिना बताए, बिना किसी अनुमति के। कपड़े साधारण थे, चाल धीमी थी, लेकिन कदमों में हिचक नहीं थी। वह उसी पुराने मंदिर के पास रुकी,
जहां कभी वह और रमेश साथ जाया करते थे। घंटी की आवाज अब भी वैसी ही थी, पर शारदा बदल चुकी थी। उसने आंखें बंद कर हाथ जोड़े, भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ धन्यवाद कहा। उस सुनने के लिए जो देर से सही लौटा। घर लौटी तो नेहा परेशान थी। आप बताकर क्यों नहीं गईं? उसकी आवाज में चिंता थी, हक का नहीं। शारदा ने शांति से कहा, क्योंकि अब बताना जरूरी नहीं है। नेहा चुप हो गई। शायद उसने पहली बार यह समझा कि आजादी का मतलब लापरवाही नहीं होता। शाम को अमित ने मां के लिए चाय बनाई, खुद लाकर दी। छोटी सी बात थी, लेकिन रिश्तों में छोटे इशारे ही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। रमेश पास की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने कहा, शायद हमें भी फिर से एक दूसरे को सुनना सीखना होगा। शारदा ने उनकी तरफ देखा। आंखों में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी और थोड़ी उम्मीद। रात को बारिश हुई। खिड़की से टप टप की आवाज आ रही थी। शारदा ने छाता नहीं उठाया, बस सुनती रही। हर बूंद उसे याद दिला रही थी, कुछ आवाजें लौटती हैं, कुछ सबक छोड़ जाती हैं। उसने सोने से पहले आखिरी बार डायरी खोली। लिखा, रिश्तों का सच यह नहीं है कि वे हमेशा साथ रहते हैं। रिश्तों का सच यह है कि वे तभी टिकते हैं जब दोनों की आवाज सुनी जाए। डायरी बंद हुई, लाइट बुझी, कमरे में खामोशी थी। लेकिन वह खामोशी अब खाली नहीं थी, वह सम्मान से भरी थी। कुछ दिन बाद शहर में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, वरिष्ठ नागरिक और आत्मनिर्भरता विषय पर। सुधा ने जोर देकर शारदा का नाम आगे बढ़ाया। शारदा झिझक रही थी। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, उसने कहा। सुधा मुस्कुराई। तुम कहानी हो, वक्ता अपने आप बन जाती है। कार्यक्रम के दिन शारदा ने सादा सूती साड़ी पहनी। कोई गहना नहीं, कोई बनावट नहीं, बस वही चेहरा जिसने बहुत कुछ सहा था। मंच पर चढ़ते समय उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। माइक के सामने खड़ी हुई। हॉल में खामोशी थी। उसने बोलना शुरू नहीं किया। कुछ पल बस सबको देखा, फिर कहा, मैं उस पीढ़ी से हूं जिसने चुप रहना सीखा ताकि घर चलता रहे। हॉल में हलचल हुई। और जब चुप रहने की आदत पड़ जाती है, शारदा बोली, तो लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कहने को कुछ है ही नहीं। उसने अपनी सुनने की बीमारी की बात की, लेकिन उससे ज्यादा उस खामोशी की जिसे लोगों ने उसकी कमजोरी मान लिया। कुछ औरतों की आंखें भर आईं, कुछ पुरुषों ने सिर झुका लिया। मैं यह नहीं कहती कि हर परिवार बुरा होता है, उसने कहा, लेकिन हर परिवार को यह याद रखना चाहिए कि बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वे नींव होते हैं। तालियां बजीं, लंबी सच्ची तालियां। घर लौटते वक्त शारदा थकी हुई थी, लेकिन यह थकान मीठी थी। अमित ने कहा, मां, मुझे गर्व है। यह वाक्य देर से आया था, लेकिन खोखला नहीं था। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पानी का गिलास आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब प्रतिस्पर्धा नहीं थी। रात को रमेश ने कहा, तुम बदल गई हो। शारदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं वापस आई हूं। उस रात उसने डायरी में लिखा, जब एक औरत अपनी आवाज वापस लेती है तो वह अकेली नहीं बदलती, वह माहौल बदल देती है। अगली सुबह शारदा जल्दी जाग गई। आदत से नहीं, बल्कि एक नई बेचैनी से। खिड़की से धूप आ रही थी, वही धूप जो बरसों से आती रही थी, पर आज अलग लग रही थी। उसे लगा जैसे यह धूप उससे पूछ रही हो, अब आगे क्या? नाश्ते की मेज पर सब थे। रमेश अखबार पढ़ रहे थे। अमित लैपटॉप खोलकर बैठा था। नेहा मोबाइल पर कुछ देख रही थी। शारदा ने चाय का कप रखा और कहा, मैंने एक फैसला किया है। तीनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। मैं हफ्ते में 2 दिन सीनियर सेंटर जाऊंगी। वहां जो औरतें सुन नहीं पाती या बोल नहीं पाती, मैं उनके साथ रहूंगी। रमेश ने अखबार नीचे रखा। तुम्हारी तबीयत? शारदा ने बात काटी नहीं, बस शांत स्वर में कहा, मेरी तबीयत अब बेहतर है क्योंकि मैं अपने लिए जी रही हूं। अमित ने सिर हिलाया। ठीक है मां, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसने विरोध भी नहीं किया। सीनियर सेंटर में पहली मुलाकात एक 72 साल की औरत से हुई। नाम था कमला। कमला बोल सकती थी, पर कोई सुनता नहीं था। वह हर वाक्य के बाद कहती, समझे आप? शारदा ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, और अगर कोई न समझे तो भी तुम गलत नहीं हो। कमला की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार किसी ने यह कहा है। दिन बीतने लगे।
शारदा की दिनचर्या बदल गई। अब वह सिर्फ घर की जरूरत नहीं थी, वह किसी की उम्मीद बन रही थी। इधर घर में भी बदलाव साफ था। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। एक शाम वह शारदा के कमरे में आई। माँ, उसने धीरे से कहा। मैं डरती थी। शारदा ने देखा। किससे? आपसे नहीं, नेहा बोली। खुद से। मुझे लगता था अगर आप मजबूत रहीं तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी। शारदा ने गहरी सांस ली। बेटी, किसी और की रोशनी तुम्हारी रोशनी कम नहीं करती। नेहा रो पड़ी। वह रोना हल्का नहीं था, वह बरसों का बोझ था। उस रात शारदा देर तक जागती रही। उसे लगा, शायद यही असली जीत है। किसी को हराना नहीं, किसी को समझाना। कुछ महीनों बाद उसे शहर के रेडियो स्टेशन से कॉल आया। वे चाहते थे कि वह एक साप्ताहिक कार्यक्रम करे। खामोशी से आवाज तक। पहले उसने मना किया, फिर सोचा, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा। पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन शब्द सच्चे थे। फोन लाइंस खुली। एक कॉल आई। मैं 55 साल का हूं। मेरे बच्चे कहते हैं मैं पुराना हो गया हूं। आपकी आवाज सुनकर लगता है मैं अभी जिंदा हूं। शारदा की आंखें नम हो गईं। आप जिंदा ही नहीं, उसने कहा, आप जरूरी हैं। कार्यक्रम हिट हो गया। हर हफ्ते सैकड़ों लोग सुनते। कुछ रोते, कुछ हंसते, कुछ बस चुपचाप सुनते। रमेश अब गर्व से कहते, यह मेरी पत्नी है। एक दिन अमित ने कहा, माँ, ऑफिस में लोग आपका शो सुनते हैं। शारदा मुस्कुराई। तो सुनना सीख रहे हैं। समय बदला, घर बदला, रिश्तों की भाषा बदली। और सबसे बड़ी बात, शारदा बदली नहीं, वह बस खुद बन पाई। एक शाम वह फिर वरांडे में बैठी थी। मंदिर की घंटी बजी। बच्चों की हंसी गूंजी। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, सुनाई वापस आना सिर्फ कानों का इलाज नहीं होता, यह रिश्तों की सर्जरी होती है। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब सा सन्नाटा घर में फैल गया। यह वह सन्नाटा नहीं था जो अनसुना होने से पैदा होता है, बल्कि वह सन्नाटा था जो सोच से पैदा होता है। रमेश अक्सर बालकनी में खड़े खड़े शारदा को देखा करते, जैसे पहली बार उसे देख रहे हों। एक रात उन्होंने खुद कहा, मैंने तुम्हें कभी ठीक से सुना ही नहीं। शारदा चौंकी नहीं, बस बोली, क्योंकि मैं भी बोलना भूल गई थी। रमेश की आवाज भारी हो गई। मैं समझता था कि चुप रहना तुम्हारी आदत है। नहीं, शारदा ने शांत स्वर में कहा, वह मेरी मजबूरी थी जिसे आदत मान लिया गया। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे। पहली बार बिना पति पत्नी के रोल के, सिर्फ दो इंसान। रमेश ने स्वीकार किया कि वह हमेशा डरता रहा, घर टूट न जाए, बेटा दूर न हो जाए, बहू नाराज न हो जाए। और इस डर में उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अन्याय करता रहा। शारदा ने उसका हाथ थामा। गलतियां मान लेने से रिश्ते कमजोर नहीं होते, साफ होते हैं। उसी हफ्ते रेडियो शो में एक कॉल आई, जिसने शारदा को भीतर तक हिला दिया। एक औरत बोली, मैं सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पर मेरे घर में मेरी कोई आवाज नहीं। क्या मैं भी बाहरी हूँ? स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। शारदा ने धीरे से कहा, नहीं बहन, आप चुप कराई गई हैं। और फर्क यही है, बहरेपन का इलाज मशीन से हो सकता है, पर चुप कराए जाने का इलाज हिम्मत से होता है। उस दिन शारदा को समझ आया, उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही। सीनियर सेंटर में अब लोग दूर दूर से आने लगे, कोई सुनने की मशीन के लिए, कोई बस सुनने वाले इंसान के लिए। कमला ने एक दिन कहा, आपने हमें आवाज दी। शारदा ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने बस तुम्हारी आवाज लौटा दी। घर में नेहा का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वह शारदा से सलाह पूछती, कभी कपड़ों पर, कभी बच्चों पर, कभी खुद पर। एक शाम उसने कहा, माँ, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं भी आप जैसी ना बन जाऊं। शारदा ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम कभी चुप हो जाओ तो खुद से पूछना, यह शांति है या डर? नेहा ने उस रात बहुत देर तक सोचा। समय ने एक और मोड़ लिया। जब शारदा को एक राष्ट्रीय मंच से बुलावा आया, स्त्री और वरिष्ठ नागरिकों की आवाज विषय पर। यह छोटा मंच नहीं था। लोग बड़े थे, नाम बड़े थे, लेकिन शारदा ने वही सादी साड़ी पहनी। माइक पर आकर उसने कहा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं एक औरत हूं जिसे देर से सुनाई दिया। और जब सुनाई दिया तो सच बहुत तेज था। हॉल में खामोशी। हम अक्सर कहते हैं बुजुर्ग बदल नहीं सकते। सच यह है,
हम उन्हें बदलने का मौका ही नहीं देते। तालियां गूंज उठीं। उस दिन शारदा को सम्मान मिला, पर असली सम्मान उसे तब मिला जब घर लौटकर अमित ने कहा, माँ, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे आप जैसी हिम्मत सीखें। शारदा मुस्कुराई। उसकी आंखें नम थीं, पर भारी नहीं। रात को उसने फिर डायरी खोली। आज समझ आया, सुनाई वापस आना एक बीमारी का अंत नहीं, एक पहचान की शुरुआत है। मंदिर की घंटी बजी। रेडियो पर किसी ने उसका शो लगाया। घर में आवाजें थीं, लेकिन अब कोई खामोशी नहीं थी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। शारदा के जीवन में अब एक नई लय बन गई थी। सुबह उठती, चाय बनाती और बालकनी में बैठकर दिन की शुरुआत करती। लेकिन अब यह सिर्फ एक दिनचर्या नहीं थी। यह उसकी आत्मनिर्भरता और ताकत का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन उसने कॉलोनी में बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी की क्लास रखी। अनन्या और कबीर उसके साथ थे। वे दोनों बड़ी उत्सुकता से तैयार थे। दादी, आप आज हमें क्या सिखाएंगी? अनन्या ने पूछा। शारदा ने हल्की मुस्कान दी। आज हम सुनने और समझने की कला सीखेंगे, उसने कहा। क्लास शुरू हुई। शारदा ने बच्चों को चुप रहने का महत्व समझाया कि कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत होती है। फिर उसने बताया कि कैसे सही समय पर बोलना और सुनना रिश्तों को मजबूत बनाता है। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। वे हर शब्द को अपने दिल में उतार रहे थे। कबीर ने पूछा, दादी, अगर कोई हमें गलत समझे तो क्या करें? शारदा ने उनकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। सच हमेशा सामने आता है। बस धैर्य रखना सीखो। क्लास खत्म होने पर बच्चों ने शारदा को गले लगाया। वह महसूस कर रही थी कि उसकी खामोशी अब किसी और के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। वहीं घर में नेहा और अमित अब पहले से अधिक समझदार और संवेदनशील हो गए थे। वे शारदा की स्वतंत्रता को सम्मान देने लगे थे। अमित ने एक दिन कहा, मां, अब मैं समझता हूं कि आपकी आवाज सिर्फ कानों में नहीं, दिल में भी होती है। नेहा ने भी धीरे से कहा, मां, हमने गलती की थी, लेकिन अब हम आपके साथ खड़े हैं। शारदा ने उन्हें देखा और महसूस किया कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित थी। उसकी ताकत उसकी खामोशी में नहीं, उसकी समझ और धैर्य में थी। कॉलोनी में धीरे धीरे सभी ने शारदा की कहानी सुनी। बुजुर्ग लोग उससे मार्गदर्शन लेने लगे। औरतें उससे प्रेरणा लेने लगीं। बच्चे उसे सुपरदादी कहने लगे। एक दिन उसने सोचा, अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी की है जो कभी चुप रह गए, लेकिन अंदर से मजबूत रहे। शारदा ने अपने घर के पुराने कमरे में छोटी सी डायरी खोली और लिखा, सच और साहस सबसे बड़ा उपहार है। जो खुद को सुनना सीख ले, वह कभी कमजोर नहीं होता। उस शाम मंदिर की घंटी गूंजी। शारदा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास और शांति थी। घर के बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। पड़ोस की महिलाएं बात कर रही थीं और शारदा शारदा बस अपने वरांडे में बैठकर सुन रही थी, समझ रही थी और महसूस कर रही थी कि अब उसकी खामोशी सच्ची ताकत बन चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में शारदा का जीवन नई गति से चलने लगा। सप्ताह में 2 दिन वह सीनियर सेंटर जाती, रेडियो शो के लिए तैयार रहती और बच्चों के लिए कहानी क्लास भी चलाती। लेकिन बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, उसके अंदर की दुनिया भी बदल रही थी। पहले जहां वह हर शब्द पर भरोसा नहीं करती थी, अब वह हर आवाज में एक कहानी सुनती थी। एक दिन सीनियर सेंटर में एक नई महिला आई। नाम था कमला। वह पहले दिन से चुप और हिचकिचाती रही। शारदा ने उसे पास बुलाया। तुम क्या महसूस कर रही हो? शारदा ने पूछा। कमला ने आंखें झुकीं। लगता है मैं किसी को परेशान कर रही हूं। शारदा ने मुस्कुराया। यह महसूस मत करो, तुम्हारी आवाज महत्व रखती है। बस सही समय और सही जगह की तलाश करो। धीरे धीरे कमला खुलने लगी। हर दिन वह शारदा के साथ अभ्यास करती, सुनने और बोलने का। और शारदा उसे बताती कि खामोशी कभी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। ये छोरी ले जा नंबर फोन दी जो छोटी सी रिंगटोन